Hello students, welcome back to the channel Explorer Institute. So the topic we are discussing today is business risk of the class 11th business studies chapter number 1, that is nature and the purpose of the business. So now let's start it. बिजनेस रिस्क बिजनेस रिस्क का हमें पढ़ना है उसका मीनिंग, उसके नेचर, उसके टाइप्स एंड उसके कॉसेस। चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग मनी इन द फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। बिजनेस रिस्क का क्या मतलब हुआ? एक ऐसे इवेंट्स, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस जिससे हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाएं और इवन लॉसेस भी स्टार्ट हो जाएं, उस केस को हम बोलेंगे बिजनेस रिस्क। तो ऐसे इवेंट्स, ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस जिससे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स कम होने स्टार्ट हो जाएं या लॉसेस स्टार्ट हो जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस रिस्क। चलिए एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमारी शॉप है पार्ले जी की, बिस्किट्स की। अब ऐसे कौन कौन से इवेंट्स होंगी, कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस, कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी जिससे हमारे प्रॉफिट्स कम होने स्टार्ट हो जाएं या लॉसेस स्टार्ट हो जाएं? चलिए देखते हैं। मान लीजिए जो हमारी शॉप है उसमें लग जाती है फायर। इस केस में भी हमारा लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। या उसमें अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाती है या एनी नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, उस केस में भी हमारे लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। या लोगों के टेस्ट ही चेंज हो जाए। मान लो लोगों का ग्लूकोज बिस्किट से कोकोनट बिस्किट की तरफ जो टेस्ट है वो शिफ्ट हो गया, तो इस केस में भी हमारी सेल कम हो जाएगी और इवन हमारे प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे या इवन लॉसेस भी हो सकते हैं। या मान लो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हमारा आ गया, मान लीजिए टाइगर जो बिस्किट्स है वो भी ग्लूकोज का बिस्किट आ गया मार्केट में, इस केस में भी हमारे प्रॉफिट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। या चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई में चेंज आ गया। लेट अस सपोज, मान लीजिए मार्केट में डिमांड तो है हमारे प्रोडक्ट की, लेकिन पीछे से सप्लाई ही नहीं आ रही है, या पीछे से सप्लाई बहुत आ रही है, आगे डिमांड ही नहीं है ड्यू टू अदर रीजंस, इस केस में भी हमारे प्रॉफिट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। या गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मान लीजिए लोग, सरकार ने बिस्किट्स कंपनी, बिस्किट्स डीलर्स के ऊपर एक टैक्स रेट्स बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हमारे कॉस्ट बढ़ जाएगी और इवन प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे या लॉसेस भी हो सकते हैं। तो दीज आर द सर्टेन इवेंट्स, दीज आर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस जिससे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे या लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब कुछ कुछ बातों का मुझे आंसर दो। क्या बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हमें यह चीज पता थी कि हमारे बिजनेस में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं? अगर आज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरे 2 साल बाद मेरी शॉप पे आग लग जाएगी, यस और नो? द आंसर इज नो। सो दीज सर्कमस्टांसेस आर अनसर्टेन। लोगों के टेस्ट में चेंज आ जाता है। क्या मैं इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं अपने कस्टमर को कह सकता हूं कि जिंदगी भर तुम्हें ग्लूकोज का बिस्किट ही खाना है? द आंसर इज नो। तो एक पॉइंट में और निकल के आया, दीज सर्कमस्टांसेस आर अनकंट्रोलेबल। नंबर 3, क्या ये जो सारे रीजंस हैं ये मेरे इंटरनल रीजंस है या एक्सटर्नल रीजंस हैं? ये मेरे इंटरनल फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं? इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो मेरे शॉप के अंदर, जिनके कारणों की वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स ये होते हैं कि जो बाहर से कुछ रीजंस हैं, बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हो रहे हैं। मान लो जो ये चेंज इन टेस्ट है, क्या इसमें मेरे इंटरनल फैक्टर्स हैं? क्या मेरी शॉप की वजह से लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं? द आंसर इज नो। सो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो हमने जो इवेंट सर्कमस्टांसेस थे उसके 3 पॉइंट्स निकाले कि ऑल द पॉइंट्स आर अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल एंड एक्सटर्नल। चलिए इसका मीनिंग रीड आउट करते हैं। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और इवन लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स।
It means there are certain external factors. These are the external factors जो कंट्रोलेबल थे या अनकंट्रोलेबल थे, अनकंट्रोलेबल थे, such as sudden change in the liking or taste of the consumers, fire, natural calamities, etc. For example, demand for a particular product may decline due to change in the taste or preferences of the consumer or due to the increased competition from, जैसे हमारे केस में क्या था, पार्ले जी। डिमांड पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या था हमारे केस में, पार्ले जी, ड्यू टू द चेंज इन टेस्ट। टेस्ट में क्या चेंज आया था, ग्लूकोज से कोकोनट में, और ड्यू टू द इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन में कौन सा हमारा प्रोडक्ट आया था, टाइगर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस रिस्क। चलिए अब हम पढ़ते हैं उसका नेचर। नेचर को याद कैसे करेंगे, नेचर को हम याद करेंगे रूड, RUDE, RUDE। आर से हमारा आएगा प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। यू से आएगा हमारा इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। डी से आएगा हमारा डिपेंड, डिग्री ऑफ द रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। और ई से आएगा इसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्या ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें हमारे रिस्क ना हो? द आंसर इज नो। आप कोई सा भी बिजनेस लो, उसमें कुछ ना कुछ तरह के रिस्क तो जरूर होंगे। और कोई रिस्क ना हो तो नेचुरल कैलेमिटीज का तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, फ्लड का रिस्क रहेगा, आपकी फायर का रिस्क रहेगा, आपके चेंज इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स का रिस्क रहेगा। कुछ ना कुछ रिस्क तो हर बिजनेस में रहेगा ही। सो रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। एवरी बिजनेस कंटेन्स सम टाइप ऑफ रिस्क। इस पॉइंट पे इतना ही है। अब अगली बारी आती है इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। हमने जो भी पार्ले जी के केसेस में हमने केसेस देखे थे, क्या वो सर्टेन थे या अनसर्टेन थे? वो अनसर्टेन थे। नो वन कैन प्रिडिक्ट इट। कोई भी बंदा नहीं कह सकता, कोई भी आदमी अपने बिजनेस के लिए नहीं कह सकता कि मेरे बिजनेस में कभी आग ही नहीं लगेगी, या कोई ये नहीं कह सकता कि 2 साल बाद मेरे बिजनेस में आग लगेगी। आग लग भी सकती है बिजनेस में, नहीं भी लग सकती। तो ऑल द केसेस आर ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज, आर ड्यू टू द अनसर्टेन इवेंट्स। Now third one is degree of the risk depend upon the nature and the size of business. क्या एक चाय वाले को होने का नुकसान, क्या एक चाय वाले को होने वाला नुकसान और अंबानी को होने वाला नुकसान क्या एक सेम लेवल का होगा? द आंसर इज नो। जिसका जितना लेवल होगा बिजनेस का, उसको उतना ही लॉस होगा। मान लो एक चाय वाले को लॉस हो रहा है 10,000 रुपए का और अंबानी जी को लॉस हो रहा है 10 लाख करोड़ का। क्या ये सेम लेवल का रिस्क है? द आंसर इज नो। सो हमारा रिस्क डिपेंडेंट होगा किस पे? हमारे साइज ऑफ द बिजनेस पे। अब मान लो मेरा एक बिजनेस है जो डील करता है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में। पेरिशेबल प्रोडक्ट मतलब जिसकी लाइफ 2-3 दिन है। मान लीजिए मैं ब्रेड में डील करता हूं, मेरी ब्रेड की लाइफ 2-3 दिन है। क्या मेरा होने वाला नुकसान और एक कपड़े वाले का होने वाला नुकसान सेम होगा? द आंसर इज नो। मैं जो आज परचेस करूंगा वो 2 दिन बाद तो मेरा नुकसान है ही है, और कपड़े वाले का अगर 2 दिन नुकसान हो भी गया, वो उस प्रोडक्ट को 4-5 दिन बाद भी बेच सकता है। तो हमारा नुकसान होने वाला डिफरेंट है। तो जो रिस्क होगा वो साइज पे भी डिपेंड करेगा और नेचर पे भी डिपेंड करेगा। सो दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ द रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं अंबानी जी। जब अंबानी जी जियो लॉन्च कर रहे थे तो अंबानी जी अगर ऐसा सोचते कि मैं इस बिजनेस में सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, मैं इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, मैं इस लाइन में सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, तो क्या जियो आज नंबर 1 कंपनी होती, नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी होती? द आंसर इज नो। अगर अंबानी जी पहले ये सोचते कि पहले आइडिया है, एयरटेल है, इनके बाद मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगर वो जियो में इन्वेस्ट ही ना करते तो क्या आज वो सबसे नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी होती? द आंसर इज नो। सो क्या हो गया, जितना ज्यादा कोई रिस्क लेने में
कैपेबल है उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। इसे याद करते हैं, रूट आर से आएगा रिवॉर्ड, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग, यू से आएगा अनसर्टेनिटी, इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, डी से आएगा डिपेंड, डिग्री ऑफ द रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, एंड ई से आएगा इसेंशियल पार्ट, रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। चलिए अब हम समझते हैं, ये रीड आउट कर लेना, सारा वही मैटर है जो हमने आपको समझाया है। चलिए अब रीड आउट करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, किस किस टाइप के होते हैं। तो अगर मैं इसे याद करवाएं, ये याद करवाने में होते हैं पिम्स। पी से होता है हमारा प्योर रिस्क, आई से होता है हमारा इंश्योरेबल रिस्क, एन से होता है हमारा नॉन इंश्योरेबल रिस्क, एंड एस से होता है हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क। चलिए इसे समझते हैं। एक ऐसे रिस्क जिसका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिससे होने वाले नुकसान को हम कंपनसेट कर सकते हैं, उस केस को हम कहेंगे इंश्योरेबल रिस्क। इसका एग्जांपल, मान लीजिए हमारी शॉप में लग जाती है फायर और हमने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो क्या हमारे रिस्क को इंश्योरेबल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। एक ऐसे रिस्क जिससे होने वाले नुकसान की हम कंपनसेट कर सकते हैं, हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं होने वाले नुकसान को, उस केस को कहेंगे हम इंश्योरेबल रिस्क। अब बारी आती है नॉन इंश्योरेबल रिस्क की। ऐसे केसेस जिसका हम इंश्योरेंस ही नहीं करवा सकते, जिससे होने वाले नुकसान की हम भरपाई नहीं कर सकते, उस केस को हम कहेंगे नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जैसे कि अगर मान लो चेंज इन टेस्ट ही हो गया, लोगों के प्रेफरेंस में, लोगों के टेस्ट में चेंज आ गया, तो क्या हम उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं? द आंसर इज नो। ऐसी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जिससे हम लोगों के चेंज इन टेस्ट को इंश्योर करवा सके। सो दीज आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब आती है स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या है? इन रिस्क की वजह से हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज भी हो सकते हैं या फिर लॉसेस इंक्रीज भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे रिस्क जो हमारे फायदेमंद भी हो सकते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, उन चीज को बोलेंगे हम स्पेक्युलेटिव रिस्क। इसका एग्जांपल, चेंज इन टेस्ट। हमने केस माना कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका ग्लूकोज से कोकोनट की तरफ टेस्ट चेंज हो गया, तो इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। लोगों के कोकोनट से ग्लूकोज की तरफ भी तो कंडीशंस, टेस्ट चेंज हो सकते हैं, टेस्ट शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस केस में हमारे प्रॉफिट्स घटने की बजाय बढ़ जाएंगे, हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो इसलिए स्पेक्युलेटिव रिस्क आर दोस रिस्क which may lead to the profits or even loss। अब जो फोर्थ रिस्क आता है वो आता है प्योर रिस्क का। प्योर रिस्क का मतलब हुआ या तो इस केस में लॉस होगा या इस केस में लॉस होगा ही नहीं, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं होती प्योर रिस्क में। प्योर रिस्क का मतलब या तो उस बिजनेस में लॉस होगा और या उस रिस्क की वजह से लॉस होगा या उस रिस्क की वजह से लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे शॉप में लग गई फायर। अब फायर अगर अच्छे लेवल की होगी, हाई लेवल की होगी, तो हमारा नुकसान हो भी जाएगा, और अगर फायर छोटी मोटी होगी, उसने हमारा बिजनेस को नुकसान नहीं किया, तो इट में ऑल्सो हैपन। सो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम इसके, या पढ़ लेना बिल्कुल, बिजनेस रिस्क की जो कैटेगरी, जो टाइप्स हैं वो बिल्कुल सेम है जो हमने आपको समझाया है, बिल्कुल उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए अब बारी आती है कॉसेज ऑफ बिजनेस रिस्क की। इसे याद कैसे करेंगे हम? इसे याद करेंगे ही नो। एच से आएगा हमारा ह्यूमन कॉसेस, ई से आएगा हमारा इकोनॉमिक कॉसेस, एन से आएगा हमारा नेचुरल कॉसेस, एंड ओ से आएगा अदर कॉसेस। चलिए इसे वन बाय वन समझते हैं कि कौन कौन से कॉसेस है जिनकी वजह से हमारे बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले आती है नेचुरल कॉसेस। नेचुरल कॉसेस आर दोज कॉसेस विच आर नॉट इन आवर हैंड, जो सिर्फ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी की वजह से ही जनरेट हो सकते हैं। जैसे इसका अगर एग्जांपल हम लेकर चले तो एग्जांपल में हम लेते हैं इसको फ्लड, अर्थक्वेक।
जो भी नेचुरल रीजंस की वजह, नेचुरल कैलामिटीज, नेचर की वजह से जो रीजंस होंगे उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल कॉसेस, नेचुरल कॉसेस। अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है ह्यूमन कॉसेस। ह्यूमन कॉसेस की वजह से मान लीजिए हमारी सेल काफी हो रही है, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, और कोई भी ह्यूमन कॉसेस की वजह से मान लीजिए जो हमारी प्रोडक्शन, जो हमारी कंपनी है, जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारी मशीनरी है, मशीनरी को हमने अनट्रेन्ड लोगों को दे दिया और उसकी वजह से मशीनरी खराब हो गई ड्यू टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 महीने के लिए हमारी मशीनरी खराब पड़ी है, तो उससे होने वाला हमें नुकसान हो जाएगा। सो अगर मान लीजिए अनट्रेन्ड एम्प्लॉइज की वजह से हमें नुकसान हो सकता है, तो दीज आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल कॉसेस वो थे जिसको नेचर की वजह से हमारे बिजनेस रिस्क क्रिएट हो रहे थे, और ह्यूमन कॉसेस वो है जो ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन की वजह से हमारे बिजनेस रिस्क जनरेट हो रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे ह्यूमन कॉसेस। इकोनॉमिक कॉसेस का मतलब होता है मार्केट की वजह से हमारे, जो मार्केट की वजह से जो हमारे बिजनेस रिस्क जनरेट हो रहे हैं, वो इस कैटेगरीज में आएंगे इकोनॉमिक कॉसेस। इकोनॉमिक कॉसेस में क्या क्या आएगा? नंबर 1, मान लो चेंज इन द टेस्ट, जो भी कंज्यूमर के हमारे जो कंज्यूमर है उनका टेस्ट चेंज हो गया, वो इस कैटेगरी में आएगा। और अब लास्ट में आता है अदर कॉसेस। अदर कॉसेस यानी कि जो पिछले 3 कैटेगरीज में नहीं आया वो अदर कॉसेस में डाल देंगे, जैसे कि पॉलिटिकल रीजंस, टैक्स रीजंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कुछ भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आई कि भाई टैक्स, जो भी बिस्किट से रिलेटेड कंपनीज हैं, हम डीलर्स हैं, उनके टैक्स रेट बढ़ाने हैं। सो ऐसे रीजंस जो गवर्नमेंट की वजह से आते हैं और जो पिछले 3 कैटेगरीज में नहीं आ रहे हैं, उन्हें हम किस में कंसिडर करेंगे? अदर कॉसेस में। द कंसेप्ट इज ओवर। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस फुल चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहते हैं तो प्लीज मेरे नंबर, डिस्प्ले किए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए। थैंक यू सो मच।